हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज हम लोग देखेंगे FYUGP BA BCom BSc का कॉमन कोर्स सेमेस्टर 1 के लिए। और ये पेपर है आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैश्विक नागरिकता और सतत विकास। इस पेपर का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा या फिर इसका सिलेबस क्या है, अगर आप वो अभी तक नहीं देखे हो तो उस पर भी वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हो। आज हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल सिटीजनशिप वाले पेपर का प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चंस आया था और किस तरह के क्वेश्चंस आने के आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में ये पेपर 100 मार्क्स का हुआ था एंड मल्टीपल चॉइस था, बट इस बार आपका 100 मार्क्स का नहीं है, 50 मार्क्स का होने वाला है। सो मे बी क्वेश्चंस इसी तरह के हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस नहीं, तो यहाँ पे हाफ मैंने 50 क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है। ओके, तो बिना देरी किए मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। ओके, सो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर का पेपर, इसको मैं सॉल्व करते जाऊंगी साथ ही साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे। First question is Dandiya is popular dance of Gujarat. Okay. Second, who composed the famous song सारे जहां से अच्छा? इस सॉन्ग को किसने लिखा है, ये कंपोज किसने किया है सारे जहां से अच्छा को? It was composed by मोहम्मद इकबाल. Next, नर्मदा बचाओ आंदोलन was started in 1985. बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये जो आंदोलन हुआ था 3 स्टेट के बीच हुआ था, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। सो इस बार आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस स्टेट से रिलेटेड है या कहाँ पे शुरू किया गया, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश एम्फेसाइजेस ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन। आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा लग रहा है कि वो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए बताया गया है या उसको प्रोटेक्ट करेगा? यहाँ पे मुझे जैसा लगता है कि ये होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हुआ था आपका 1973 में। चिपको मूवमेंट कब हुआ? 1973 में। किस स्टेट में हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये स्टेट है आपका उत्तराखंड। नोट कर सकते हो कि चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1973 एंड स्टेट आपका उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में हुआ था। Then next question is which UN document defined the concept of sustainable development? संयुक्त राष्ट्र के किस दस्तावेज में सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ओके, सो इन द ईयर ऑफ 1987 the UN Brundtland Commission defined sustainability as meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development के बारे में ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने या फिर ब्रंटलैंड एक कमेटी बना था 1987 में, जिसने इस तरह की बातों को रखा था और एक UN का ये डॉक्यूमेंट है। ओके, ये किसका दस्तावेज है? संयुक्त राष्ट्र संघ का दस्तावेज है। तो किस तरह से भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा, तो इस क्वेश्चन को कैसे भी करके घुमा के पूछा जा सकता है। कमीशन होगा तो वो ब्रंटलैंड कमीशन होगा, रिपोर्ट होगा तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट, और अगर डॉक्यूमेंट किसका है तो यूएन का डॉक्यूमेंट है और ईयर क्या हो जाएगा? 1987। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। The United Nations has established a total sustainable development goals. इसे कहा जाता है SDGs. ओके, सो कितने हैं यहाँ पे SDGs गोल्स की जब बात की जाती है तो यूनाइटेड नेशन ने कितने गोल्स क्लियर किए थे? उन्होंने बताया था कि यहाँ पे 17 गोल्स होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और बना सकते हो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDGs? इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सो इसका आंसर आपको डायरेक्ट यहीं पे मिल जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फुल फॉर्म ऑफ SDGs इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। ह्यूमन राइट इंडेक्स, ओके, HDI ह्यूमन राइट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडिकेटर ऑफ। ये ह्यूमन राइट इंडेक्स जो है या सूचकांक जिसे हिंदी में कहते हैं, ये किसका सूचक है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, बट इसका मुझे यहाँ तक आंसर लग रहा है ये फर्स्ट आपका जो ए है ये होना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन राइट इंडेक्स जो है ये इंडिकेट करता है हमारे इनकम को, हमारे हेल्थ इश्यूज और साथ ही साथ एडुकेशन को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट इज इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन इज गारंटेड। हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका आर्टिकल क्या होना चाहिए? आप लोग को गेस भी कर सकते हो। इसका आर्टिकल बहुत सिंपल है,
आर्टिकल 21A, ओके, आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को डाला गया। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 21 है, बट 21 जो आर्टिकल है उसी के अंदर एक क्लॉज ऐड करके राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 में ही एक क्लॉज ए ऐड करके राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट किया गया। ओके, सो ये क्या है राइट टू एजुकेशन? आर्टिकल 21A क्या कहता है? इट सेज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। कहने का मतलब है कि ये जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 ये कहता है कि सभी जितने बच्चे जो आपके 6 से 14 ईयर्स के बीच में जो भी बच्चे आते हैं उनको फ्री और कंपलसरी एक शिक्षा का व्यवस्था उनके लिए किया जाएगा। ओके, ये एक अमेंडमेंट लाया गया था हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उस अमेंडमेंट के थ्रू इसे आर्टिकल 21 में इंसर्ट करके 21A बना दिया गया। ओके, तो आर्टिकल अगर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, कब किया गया, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज 86, ठीक है, 86वां संवैधानिक संशोधन के तहत, और ईयर हो जाएगा 2002 में राइट टू एजुकेशन को हमारे आर्टिकल 21 में इंसर्ट करके 21A डाल दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रोविजन लाया गया। ओके, और ईयर क्या हो गया? 2002। नोट डाउन कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आना बन सकता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, सो आप देख सकते हो। Next question is 10th number. When did the National Human Rights Commission of India constitute? यानी कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे कहा जाता है NHRC का गठन कब हुआ? एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHRC? ये भी आप नोट कर लो कि NHRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब ये कब बना? तो ये आपका बना था 1993 में। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये एक तरह का स्टैच्यूटरी बॉडी है। कहने का मतलब ये स्वायत्त विधिक संस्था है, और ये पूरा डेट अगर इसका पूछा जा सकता है तो ये होगा 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 11th. Okay, so how many articles are there in the Universal Declaration of Human Rights? जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, कितने अनुच्छेद हैं? सो इसका आंसर होगा 30। टोटल 30 अनुच्छेद ह्यूमन राइट में बताया गया है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में बताया गया है। सो नेक्स्ट इज हु रोट मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स? ये एक बुक है, तो पूछा जा रहा है कि इस बुक के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? सो ये बुक लिखा है विल किमलेका ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट केम्स इनटू फोर्स? अभी जस्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अभी जस्ट क्लियर किया था। अगर आप भूल गए हो तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ फिर से। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जो मैं बता रही थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, मैंने डेट क्या बताया था? 2002 में क्या अमेंडमेंट लाया गया। बट एक चीज़ यहाँ समझिए, जब अमेंडमेंट लाया जाता है और फिर उसके बाद जब वो लागू होता है तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट लाया गया और उसी समय लागू हो गया, कई बार ऐसा होता भी है, तो वो डेट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है नीचे में कि ये कब आपका लागू होता है, केम इनटू फोर्स। ओके, तो 2002 में ये अमेंडमेंट लाया गया, बट ये आपका लागू होता है 2010 पे। अप्रैल 2010 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ पीस? इसमें से कौन सा एक शांति का तत्व है? तो आंसर आपका क्या होगा? हिंसा तो होगा नहीं भाई, हिंसा वायलेंस के थ्रू तो आप कभी भी पीस कायम नहीं कर सकते हो। टेररिज्म भी नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या बचा? कोल्ड वॉर एंड जस्टिस। जस्टिस आप कर सकते हो, न्याय के थ्रू भी अगर हम लोग देखें तो शांति को स्थापित कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जब ये स्टैब्लिश्ड हुआ था। इससे पहले मैं क्लियर कर चुकी हूँ, क्वेश्चन आया भी था कि ह्यूमन राइट डे कब स्टैब्लिश्ड हुआ, तो वहीं से आप इसको समझ लीजिए। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैसिफिस्ट अटैच सुप्रीम
वैल्यू टू, जो शांतिवादी होते हैं वो ज़्यादा वैल्यू किसको देंगे, आप ऑप्शंस पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। इंटरनेशनल लॉ को तो देंगे नहीं, लिबर्टी इक्वालिटी को नहीं देंगे, ओके, ज़बरदस्ती या फोर्स को, ये सब को तो नहीं देंगे। तो जो इतने भी शांतिवादी होते हैं ना, लाइक ये लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं, वायलेंस नहीं चाहते हैं, तो ये जस्ट इसका आंसर हो जाएगा पीस एंड अपोजिशन ऑफ वॉर, युद्ध नहीं चाहेंगे और पीस चाहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय यूएनओ। अब ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन की तुम लोग जब बात कर ही रहे थे, तो इसे अडॉप्ट कब किया गया, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट कब किया, तो सेम आज का आंसर होगा 10 दिसंबर 1948। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय, इकोसिस्टम को किसने प्रोपाउंड किया था, किसने कॉइंट किया था, इसका सही आंसर होगा टैंसले ने। ओके, और टैंसले का पूरा नाम है सर आर्थर जॉर्ज टैंसले, और इसने किया था आपके इकोसिस्टम को 1935 में। ये इस वर्ड को या इस सिस्टम के बारे में वो लेकर आए थे, और ये जो टैंसले हैं इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम की बात कही थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के पिता या जनक किसे माना जाता है, तो सेम आंसर होगा टैंसले, और इसका पूरा नाम क्या बताया मैंने, सर आर्थर जॉर्ज टैंसले। ओके, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको आपके ग्लोबल पेपर से रिलेटेड बता रही हूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आया है उससे और कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये तो सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बच्चे को पता है 5 जून। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, वेयर वॉज द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल इशूज हेल्ड इन 1972। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, और इसका इशू क्या था, इन्वायरमेंटल को लेकर था, पर्यावरण मुद्दों को लेकर सबसे पहले यूएन का कॉन्फ्रेंस, जब ये इन्वायरमेंटल इशूज को लेकर यूएन ने जब अपना पहला कॉन्फ्रेंस किया था, तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में। 2 क्वेश्चन बनता है, कब हुआ, 1972 में, और कौन सा हुआ था, तो ये आंसर होगा स्टॉकहोम। ओके, 2 तरह के क्वेश्चन बन गए कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके यूएन का पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, स्टॉकहोम में, और कब हुआ, 1972 में। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी लोकेटेड। अब देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं आपका निकाल देती हूँ कैसे। यूएनईपी क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो उसके हेडक्वार्टर तक पहुँचने से पहले आप ये समझिए कि यूएनईपी क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी। सो यूएनईपी इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, लिख लो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म हो गया। और ये कब बना था, 5 जून 1972 को। ओके, ये हुआ था 5 जून 1972 को। ओके, अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, केनिया के नैरोबी में। ओके, नैरोबी कहाँ है, केनिया में है। सो यूएनईपी से आपके 3-4 क्वेश्चन बना दिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी, फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ये स्टैब्लिश हुआ था 5 जून 1972 को, हेडक्वार्टर नैरोबी में है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ यूएनईपी, यूएनईपी के फाउंडर कौन है, ठीक है, किसने ये धारणा लेकर आई, तो इसका फाउंडर है मॉरिस स्ट्रॉन्ग। ओके, फाउंडर है मॉरिस स्ट्रॉन्ग। और हिंदी में अगर पूछा गया यूएनईपी, तो हिंदी में क्या कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज, इको मार्क एक मार्क, जैसे हम लोग सुने हो ना आईएसआई मार्क, आप सुने भी होंगे आईएसआई मार्क, इको मार्क। तो पहले आप ये बताइए आईएसआई मार्क क्या होता है, ISI। ओके, सो आईएसआई मार्क क्या है, किसी को पता है? आईएसआई अगर हम लोग बात करें इसकी, ये है फुल फॉर्म, इसका होगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इट इज़ द मार्क ऑफ प्रोडक्ट टेस्टिंग, जो सामान बनते हैं उसके टेस्टिंग के लिए ये मार्क बनाया गया है। ओके, अब क्वेश्चन आपका आईएसआई मार्क से तो है नहीं, फिर भी आईएसआई से पूछ रहा तो आप याद रख सकते हो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। देन
इको मार्क से क्वेश्चन है, इको मार्क क्या करता है? तो इको मार्क क्या करेगा, जो सामान बन रहा है उसको ये चेकआउट करेगा कि वो इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं। ओके, सो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो इको एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं, जो हमारे देश में सामानें बनती हैं, प्रोडक्शन होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं। अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली दिखाते हैं। आजकल आप जैसे कॉपीज यूज़ करते हो, पेंसिल, इवन पेंसिल्स यूज़ करते हो, उसमें भी दिखाता है कि इको फ्रेंडली है या नहीं। प्लास्टिक्स भी आजकल इको फ्रेंडली बन रहा है। ओके, सो ये इको फ्रेंडली आपका ये इको मार्क से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज जेंडर इक्वालिटी इनकरेज? जेंडर इक्वालिटी किसको इनकरेज करेगा? ये बहुत सिंपल है, आप खुद से कर सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? जस्टिस को। बिकॉज जेंडर इक्वालिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो मेल को लेके ना फीमेल को लेके, उनके हर एक चीज़ में उनको, अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात करें, उनके वर्क प्लेस में बात करें, उनके स्कूल कॉलेजेस में बात करें, इंस्टीट्यूशंस में बात करें, यानी कहीं पे भी ऐसा प्लेस नहीं होगा जहाँ पे दोनों के बीच में, इवन मेल हो या फीमेल हो, उनके वर्क प्लेस या उनकी किसी भी चीज़ में कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दोनों को इक्वालिटी की तरफ से देखा जाएगा, दोनों को इक्वालिटी हर चीज़ में दिया जाएगा, विच इज़ नोन एज जेंडर इक्वालिटी। तो सो जेंडर इक्वालिटी क्या प्रमोट करता है? जस्टिस को, न्याय को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेंडर इक्वालिटी इज प्रोटेक्टेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे मैं एक दो क्वेश्चन और निकाल सकती हूँ। जैसे कि आपका पूछ रहा है कि जेंडर इक्वालिटी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप रिलेट करोगे लैंगिक समानता को, तो कहाँ देख सकते हो? चलिए बताइए। आर्टिकल 14, 15, 24, 25 हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता है तो आप थोड़ा सा एक बार गूगल कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, ये इंडियन सिटीजन्स को दिया गया। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर दी गई है। ओके, सो आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आपका 14, 15, 16, 17, 18 यानी 14 से लेके 18 तक आपको इक्वालिटी की बात की गई है। और राइट टू इक्वालिटी आपके जेंडर इक्वालिटी से रिलेट करता है, यानी किसी भी लोगों के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सो आर्टिकल 14 ही यहाँ पे क्लियर है कि आपके जेंडर इक्वालिटी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 15 बिल्कुल नहीं है क्योंकि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। 24, 25 आप सर्च करके देख सकते हो। ओके, सो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, विच शुड बी द इक्वालिटी ऑफ द ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी कि एक वैश्विक नागरिक है उसमें किस तरह की इक्वालिटी होना चाहिए? अब देखो इसका आंसर क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग ग्लोबल सिटीजन्स की बात करते हैं, वैश्विक नागरिक की बात करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? दे ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड हैव एम्पैथी फॉर देम, यानी दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ सद्भावना रखते हैं, सहिष्णुता की भावना रखते हैं। एंड दे बिलीव दैट ऑल द पीपल आर इक्वल, और ये लोग क्या चीज़ में विश्वास करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सभी एक जैसे हैं, सभी समान हैं। सो अगर हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करेंगे तो एक वैश्विक नागरिक में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, टॉलरेंस की भावना होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल सिटीजन्स हैव फॉलोइंग राइट्स। अब इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लोबल सिटीजन के कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं? राइट टू डिग्निटी भी होगा, क्यों नहीं होगा भाई? राइट टू फ्रीडम भी होना चाहिए, राइट टू फ्री फ्रॉम हंगर होना चाहिए, भूख से क्यों वो भूखा रहे। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद का उदाहरण अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया से बेटर कोई नहीं दे सकता है। ओके, सो इंडिया। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लोबल सिटीजन्स? वैश्विक नागरिक के कितने टाइप्स होते हैं? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्लोबल सिटीजन्स। कौन कौन है आपको पता है इसका आंसर? सो मैं क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट इज एथिकल सिटीजन्स, एथिकल ग्लोबल सिटीजन्स, यानी हिंदी में कहेंगे आपका नैतिक वैश्विक नागरिक। सेकेंड इज कल्चरल ग्लोबल सिटीजन्स, सांस्कृतिक वैश्विक नागरिक। थर्ड इज सिविक ग्लोबल सिटीजन। Fourth is economic global citizens. So there are 4 types of global citizens. नैतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, सिविक हो गया और आर्थिक हो गया। नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट्स, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। मुझे जैसा लग रहा है ये सारे ऑप्शंस को पढ़ के ए भी मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है। सो इसका सही आंसर मुझे लग रहा है कि ए बी सी ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया है बट हिंदी में इनमें से सभी है, तो आप इसका ऑल ऑफ दिस कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑप्शंस आप रीड आउट कर सकते हो। ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस हैं, वहाँ तक भी पहुँचना है, बट आज मैं 50 क्वेश्चंस को ही यहाँ पे कवर अप करूँगी। 30th में आ गए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। मुझे जहाँ तक लग रहा है इनहेंस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ओके, ये क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ज़्यादा इनहेंस करने का काम करेगा। कौन? ग्लोबल गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, कौन करेगा? ग्लोबल गवर्नेंस। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? इनहेंस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस द फाइनेंशियल एड एंड डेवलपमेंट वर्क इन ग्लोबल गवर्नेंस। ऑप्शंस आपके सामने एकदम क्लियर है। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यूनेस्को है एंड IMF है। सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो आपके ग्लोबल गवर्नेंस में फाइनेंशियली हेल्प करता है, डेवलपमेंट के काम के लिए भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प करता है, फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करता है। सो इट इज़ IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए वो भी आ सकता है, तो क्या हो सकता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ग्लोबल गवर्नेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज इन्वॉल्व। कौन कौन से इश्यूज अगर आपको ग्लोबल स्तर पर देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है मेडिकल लेवल इश्यूज भी हैं, मिलिट्री इश्यूज भी हैं एंड क्लाइमेट लेवल इश्यूज भी। सो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन डिड ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट वाज साइन। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट पे कब सिग्नेचर किया गया, कब इस पे साइन किया गया? तो ब्रेटन वुड जो आपका ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट है ये हुआ था 1944 में, और एज अ रिजल्ट इसके थ्रू क्या हुआ कि आपका IMF और वर्ल्ड बैंक सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द आउटकम ऑफ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट का अभी जस्ट मैंने आपको बताया रिजल्ट क्या होगा, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो IMF है कहाँ पे? यस, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्लोबल सिटीजनशिप इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट। ग्लोबल सिटीजनशिप जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तो जुड़ा हुआ ही है। महात्मा गांधी, क्लाइमेट चेंज, एवरी पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, किससे जुड़ा होगा? आप लोग इसका आंसर है चेकआउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वी फाइंड दैट द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजन्स। यानी यहाँ पे बात करें डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है उसमें जितने पार्ट्स है, तो सिटीजनशिप की बात किसमें की गई है? पार्ट 2 में, ठीक है। भाग 2 में जो नागरिकता है उसकी बात की गई है, उसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज G7 ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। G7 जो है ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? तो G7 क्या है इसको भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। G7 एस्टैब्लिश्ड हुआ था आपका 1975 में। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO। पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? इसका ही आंसर होगा ट्राइगली ले। ओके, एंड अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO? कौन है पता है कैसे को? इसका सही आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी प्रेजेंट की बात करती हूँ मैं, ठीक है, बट यहाँ पे फर्स्ट पूछ रहा है तो फर्स्ट आपका B आंसर होगा ये, और प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरेस। देन नेक्स्ट इज वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशन चार्टर साइंड बाई 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द UN। UN का जो बोल सकते हैं कि जो चार्टर है उस पर जब इसके मेंबर्स थे और ओरिजिनल में इसके मेंबर्स 51 थे शुरू में, तो उन लोगों ने जब साइन किया था तो कहाँ पे साइन किया था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो उसका सही आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। इससे एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि UN का जो सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुआ था तो कितने मेंबर्स थे? तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, ओरिजिनल मेंबर्स आर 51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। ओके, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया कहाँ का मेंबर नहीं है? WTO का मेंबर है, यस है। G20 का भी है, ये तो रिसेंट में आप लोग देखते हो। बिम्स्टेक का भी है, बट G8 का इंडिया मेंबर नहीं है। सो राइट आंसर इज G8 C।
नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? ICJ, ओके, ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेग में है, ए आंसर होगा। देन विच इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ UN? UN का एजेंसी कौन नहीं है? अगर हम लोग बात करें FAO है, ILO भी है, ICG जो अभी जस्ट आया आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी है, बट सीटो जो है ये आपका UNO का एजेंसी नहीं है। सो यहाँ से आप लोग पॉइंट आउट कर लो, लिख लो नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्ड फॉर चिल्ड्रन? इसमें से कौन सी संस्था जो है जो बच्चों के लिए बारे में बात करती है, बच्चों के लिए बना है? सही आंसर होगा यूनिसेफ। ओके, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द UN? UN का सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यानी सबसे बोल सकते हैं कि बड़ा अकेला देनदार कौन है? UN को कौन सबसे ज़्यादा देता है, सबसे बड़ा देनदार? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका का अराउंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अराउंड 19% है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके, UN में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वीटो पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर अमेरिका के पास होगा, यस, बिकॉज अमेरिका जो है वीटो पावर का अमेरिका जो है सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमस इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू विच नेशन? हैमस का नाम आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, हमास सुन रहे होंगे। तो जो हमास है ये किस राष्ट्र का उग्रवादी संगठन है? फिलिस्तीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का अब जो है ये सदस्य नहीं रहा, ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है अलग हो चुका है UE से। नेक्स्ट इज विच नेशन हेल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2023? ये आप लोग भी जानते होंगे कि G20 जो हुआ था इसकी अध्यक्षता हमारे देश इंडिया ने किया था। ओके, सो एक क्वेश्चन और हो सकता है कि G20 की अध्यक्षता इंडिया ने किया, बट ये कब हुआ? तो ये हुआ था 2023 में। ओके, सो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। 51 नंबर, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड? ये सबको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है? 8 मार्च को। ओके, सो यहाँ पे आपके 100 में से मैंने 51 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हो। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके ग्लोबल पेपर में आएंगे, बट 100 क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, 50 आएंगे, बट क्वेश्चन पैटर्न इसी तरह का होगा, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इससे रिलेटेड पढ़ सकते हो। ओके, सो मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।